Hello friends, welcome to Learning Sessions, and today in this video we are going to talk about the VAR, that is a value at risk, very important chapter related to the module C of risk management. So अगर आप यहाँ पर BFM या फिर ABM या फिर आप रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं NCERT, दिस टॉपिक इज मस्ट एंड फॉर द टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करना, वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना एंड जल्दी से जल्दी ऑडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड. And if you want to give the free mega test related to CIB and want to get the free CIB PDFs, तो उसके केस में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर एंड इट्स रिलेटेड टू द VAR, दैट इज अ वैल्यू एट रिस्क ओवर देयर. वैल्यू एट रिस्क पर्टिकुलरली क्या रहता है कि आप यहां पर वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हो अंडर द नॉर्मल कंडीशंस ओवर देयर. यानी कि मैं एबनॉर्मल की बात नहीं करता हूं, जब भी मैं वैल्यू एट रिस्क की बात करता हूं तो मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात करता हूं एंड एक कॉन्फिडेंस लेवल की बात करता हूं. लेट्स से द केस की VAR जो है दैट इज 1%, यहाँ पर 99% जो यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर जो VAR है, लेट्स टेक द केस इट इज 50,000 रुपीज. व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स कि दैट अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, यानी कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा जो लॉस रहेगा वो 50,000 तक का मैक्सिमम रहेगा. एंड सिर्फ और सिर्फ 1% यहां पर प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि आपका जो लॉस है वो 50,000 से ज्यादा हो सकता है. यहां पर एग्जांपल भी दी गई है, अ बैंक हैविंग वन डे VAR ऑफ ₹10 करोड़. इसका मतलब है कि 99% कॉन्फिडेंस लेवल कहता है कि वन डे में जो आपकी वैल्यू एट रिस्क है दैट इज 10 करोड़ का नुकसान हो सकता है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर. एंड सिर्फ और सिर्फ 1% चांसेस है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जहां पर आपका जो लॉस है वो 10 करोड़ से ज्यादा यहां पर हो जाएगा. ठीक है, एंड ये नॉर्मल कंडीशंस की बात करता है, मैं बार बार आपसे यही चीज के रिलेटेड बता रहा हूं. सो VAR जो है वो पोटेंशियल लॉस के बारे में बात करता है कि पोटेंशियल लॉस आपका मार्केट वैल्यू में कितना होगा. जितना ज्यादा टाइम होराइजन आपका बड़ा हो जाएगा, यानी कि जितने बड़े टाइम होराइजन की बात करते हो डेफिनेटली उतनी ज्यादा आपके पास यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी की आशंका होती है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, यानी कि आपका लॉस होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं. तो फॉर द शॉर्टर टाइम होराइजन आपके पास VAR डेफिनेटली कम रहता है, बट फॉर द लॉन्गर टाइम होराइजन डेफिनेटली आपके पास जो VAR होता है वो आपके पास ज्यादा ही रहता है. ओके, एंड फॉर द जो VAR होता है वो यहाँ पर वॉलेटिलिटी के बेस को एस्टिमेट करता है, साथ के साथ कोरिलेशंस होते हैं, यानी कि डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं, मार्केट पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी प्राइस की मूवमेंट होती है, उन सभी चीजों को चेक करता है ओवर अ गिवन टाइम होराइजन ओवर देयर, राइट. एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू यील्ड वर्सेस प्राइस वॉलेटिलिटी. तो यील्ड वॉलेटिलिटी क्या होती है? व्हाट इज यील्ड वॉलेटिलिटी? दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू डिग्री ऑफ वेरिएंस ऑफ यील्ड, यानी कि जब आपकी यील्ड जो है वो वेरी करती है. देखिए, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि आपके यहां पर चीजों का ऊपर नीचे होना, उनमें चेंजेस का होना. ठीक है, एंड तो उसके केस में यील्ड वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होगा कि जब आपकी यील्ड जो होती है उसका वेरिएंस हो रहा है, वो ऊपर नीचे हो रही है, उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, दैट इज योर यील्ड वॉलेटिलिटी ओवर देयर. एंड जो यील्ड वॉलेटिलिटी होती है उसके ऊपर टाइम का एंड ड्यूरेशन का इंपैक्ट नहीं पड़ता. काइंडली ध्यान रखिएगा कि TD का इंपैक्ट नहीं पड़ता किसके ऊपर? यील्ड के ऊपर, यानी कि टाइम एंड ड्यूरेशन का इंपैक्ट नहीं पड़ता. एंड फर्दर जब आपके पास यहां पर यील्ड फॉल होती है ज्यादा, तब यील्ड वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ती है. यानी कि फॉल होने पर यील्ड वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ती है, लेकिन जब ज्यादा होती है यील्ड तो उसके केस में कम बढ़ती है. दैट इज अ सिनेरियो. अगर प्राइस वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो प्राइस में जो आपको वेरिएंस देखने को मिलता है वो होता है प्राइस वॉलेटिलिटी, एंड इट इज इंपैक्टेड बाय द जब आपकी टाइम ड्यूरेशन होती है उसका इंपैक्ट पड़ता है. ठीक है, हमने यील्ड के केस में पढ़ा कि TD का केस नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास प्राइस वॉलेटिलिटी के केस में TD का इंपैक्ट यानी कि टाइम ड्यूरेशन का इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता है. एंड फर्दर यहां पर चीज ध्यान रखिएगा कि प्राइस वॉलेटिलिटी के केस में आपके पास यील्ड वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन TD का इंपैक्ट पड़ता है. एंड देयर इज अ सिंगल फॉर्मूला फॉर दिस केस, दैट इज प्राइस वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू यील्ड वॉलेटिलिटी मल्टीप्लाइड बाय द BPV multiplied by the yield over there divided by price. So that is the formula that we need to remember. So आपके पास price volatility is equal to yield volatility multiplied by BPV, that is the basis point value, multiplied by the yield over there and divided by price. This is how we can calculate the price volatility. एंड अगर हम यहाँ पर वैल्यू एट रिस्क को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो हमारे पास मेजरली तीन अप्रोचेज रहती हैं जिनके थ्रू हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं. पहली जो अप्रोच है दैट इज अ कोरिलेशन मेथड, जिसका हम इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं न्यूमेरिकल के केस में. ठीक है, इसको कोवेरियंस मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं या फिर वेरियस मेथड भी कहते हैं. एंड दूसरा मेथड रहता है हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड. नाम से ही पता लग रहा है, आप जो आपके पास इवेंट, जो सिनेरियोज आपके पास ऑलरेडी हो चुके हैं आपके पास पिछले टाइम में, आप वहां के उसके हिसाब से ट्रेंड्स को गो थ्रू करते हैं एंड फाइंड आउट करने की कोशिश
कोशिश करते हैं। मोंटे कार्लो सिमुलेशन के केस में आप खुद की एजम्पशंस को काउंट करते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब जो तीनों आपके पास यहां पर मेथड्स हैं, इनके बीच में तीन बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इट। पहला जो पैरामीटर है कि आपके पास होल्डिंग पीरियड कितना है, यानी कि टाइम होराइजन आपके पास कितना है, आप कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेज की बात कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन पीरियड की बात कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज जो यहां पर मैटर करती है, दैट्स रिलेटेड टू द कॉन्फिडेंस, आपके पास इंटरवल क्या है। मैं 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहा हूं या फिर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहा हूं, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस इंटरवल ओवर देयर। तीसरी जो चीज आती है, दैट्स रिलेटेड टू हिस्टोरिकल टाइम होराइजन, यानी कि मेरे पास यहां पर पिछले टाइम के दौरान, जब मैं जिस टाइम पीरियड के साथ कंक्लूड करने वाला था, उस टाइम पीरियड के दौरान मेरे पास कितने यहां पर एसेट प्राइसेस में मूवमेंट देखने को मिली थी। तो ये तीन फैक्टर्स रहते हैं। पहला फैक्टर होल्डिंग पीरियड, दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल, तीसरा हिस्टोरिक टाइम। तो इनके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, चाहे हम कोई सा भी मेथड की कैलकुलेशन हम यहां पर करने की कोशिश करते हैं। ओके, पहला मेथड गो थ्रू करते हैं, दैट्स रिलेटेड टू द कोरिलेशन मेथड ओवर देयर। तो जो कोरिलेशन मेथड हमारे पास है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू कि आप यहां पर सेंसिटिविटी को यहां पर मेजर कर रहे हैं। सेंसिटिविटी क्या होता था, जब आप मार्केट प्राइस को यहां पर आपका इंपैक्ट पड़ता था, लेकिन सिंगल पैरामीटर की वजह से, उसको हम कहते थे सेंसिटिविटी, ठीक है। अब मल्टीपल सेंस यहां पर आप क्या करते हो, मल्टीपल पैरामीटर्स को कंबाइन कर देते हो, जहां पर आप हर एक यहां पर पैरामीटर की जो सेंसिटिविटी होती है, उसका वेरिएंस देखते हो कि दूसरे के ऊपर क्या पड़ रहा है, एक मैट्रिक्स आप रेडी कर लेते हो, एंड उसके बेस पर आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हो। दैट इज अ कोरिलेशन मेथड ओवर देयर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से इंपैक्ट पड़ रहा है, अब हम उनकी यहां पर आपस में मेल जोल को देख रहे हैं। दैट्स रिलेटेड टू कोरिलेशन मेथड ओवर देयर। इसी वजह से इसको हम यहां पर कोवेरियंस मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं, या फिर वेरिएंस मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं, एंड इसको डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच भी कहा जाता है। इट इज आल्सो सेड टू बी द डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच ओवर देयर। अब यहां पर इसका फॉर्मूला है VAR इज इक्वल टू जेड स्कोर मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर देयर। तो वैल्यू एट रिस्क को हम इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, काइंडली ध्यान रखेंगे, जेड स्कोर मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड डिवीजन। अब स्टैंडर्ड डिवीजन पर्टिकुलरली क्या होता है, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि आपके पास मीन वैल्यू से लेकर के हम देखते हैं एवरेज मीन वैल्यू से आपके पास कितना डिफरेंस देखने को मिलता है, उसका वो हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर देयर। एंड फर्दर इसका बेसिक सा फॉर्मूला क्या रहता है कि आपके पास लेट्स द केस की x1 x2 x3 x4, यहां पर ये चार टर्म्स है, टोटल चार टर्म्स है, आप इसका पर्टिकुलर मीन निकालते हो, लेट्स से x बार है, तो आप यहां पर स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द मीन निकालते हो, यानी कि x बार x1 माइनस x बार, x1 माइनस x बार एंड स्क्वायर, एंड इसी तरह से x2 माइनस x बार स्क्वायर, एंड फर्दर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स एंड अंडर रूट ऑफ द सेम। इस तरह से आप यहां पर स्टैंडर्ड डिवीजन को कैलकुलेट कर सकते हो मैथमेटिकली, राइट। एंड फर्दर व्हेन विल बी लर्निंग अबाउट द न्यूमेरिकल पार्ट, तो आपको इस चीज के बारे में ज्यादा क्लैरिटी यहां पर हो जाएगी। लेट्स फर्दर मूव, इट्स रिलेटेड टू हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अब यहां पर आप क्या करते हो, आप एक्चुअल हिस्टोरिकल मूवमेंट जो हुई है एसेट के प्राइस को लेकर के, आप उनको गो थ्रू करते हो कि क्या क्या मूवमेंट्स यहां पर हुई है, एंड उसके हिसाब से आप गो थ्रू करते हो, ठीक है। आपको यहां पर अलग से कोई कोवेरियंस मैट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हमने डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के केस में किया था। आप सिर्फ और सिर्फ पिछले ट्रेंड के हिसाब से देखते हो, लेकिन अब यहां पर डिपेंड करता है, लेट्स से कि जो पिछली बार मैंने जिस पीरियड को कंसीडर करा वो एक महीने का है, तो मेरे पास रिजल्ट्स कुछ और होंगे। अगर मान लीजिए पीरियड जो काफी बड़ा है, लेट्स से 4 साल का पीरियड है, तो उसमें रिजल्ट्स कुछ और होंगे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जब मैंने यहाँ पर टाइम होराइजन, इसको हम क्या कहते हैं कि हमने किसी पर्टिकुलर टाइम होराइजन जिसके ऊपर कंपेयर करे थे, वो टाइम होराइजन को अगर मैंने यहां पर इंक्रीज कर दिया है, तो मेरे पास जो यहां पर स्टेल डाटा है वो भी इसमें शामिल हो सकता है। The stale data can also be there in this particular scenario, जिसकी वजह से मेरे पास काफी ज्यादा redundant results यहाँ पर शोकेस हो सकते हैं, तो मुझे उस चीज का भी ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। एडवांटेज यहाँ पर ये रहता है कि जो डिसीजन मेकर है उसको अलग से अपनी तरफ से एक्सप्लिसिट एजम्पशंस, यानी कि खुद से एक्सप्रेस्ड एजम्पशंस यहाँ पर नहीं लेनी पड़ती है, जैसे कि उसको कोरिलेशन के केस में लेनी पड़ती है या मोंटे कार्लो के केस में लेनी पड़ती है। तो डेफिनेटली उस केस में यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर पूरा का पूरा जो चीज होती है ऑलरेडी उन सिनेरियोज के हिसाब से कंसीडर करते हो जो ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन डेफिनेटली ये चीज भी रहती है कि अगर वो सिनेरियो ना हुआ प्रीवियस टाइम में, नया सिनेरियो हुआ, तो उसके केस में कैसे डील करोगे, जैसे कि कोविड जो था वो इससे पहले तो नहीं हुआ, अब तो वो पहली बार हुआ, तो इस तरह की चीज के साथ कैसे डील करोगे, ठीक है। दैट्स फंडा रिलेटेड टू ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। अदरवाइज हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनरल मार्केट कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, नॉट रिलेटेड टू एबनॉर्मल मार्केट कंडीशंस ओवर देयर। ओके, दैट्स अ हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच। अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू मोंटे कार्लो सिमुलेशन मेथड।
जो मोंटे कार्लो सिमुलेशन मेथड है ये भी पर्टिकुलरली क्या रहता है, दिस इज आल्सो बेस्ड अपॉन द अजम्पशंस ओवर देयर, लेकिन इसमें जो अजम्पशंस होती हैं वो आप हिस्ट्री से नहीं लेते हो, वो आप यहां पर कंडीशंस होते हैं, सिनेरियोज होते हैं, वो आप हिस्ट्री से पिक नहीं करते हो, आप रैंडमली जनरेटेड प्राइस सिनेरियोज को पिक करते हो कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं, पैरामीटर्स के ऊपर इस तरह से इंपैक्ट पड़ सकता है, ये प्राइसिंग हो सकती है। तो आप यहां पर सर्टेन एजम्पशंस लेते हो जिसकी वजह से आप यहां पर मॉडल क्रिएट करते हो, स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हो एंड कोरिलेशन देखते हो कि डिफरेंट फैक्टर्स के बीच में क्या कोरिलेशन बन रहा है, एंड फर्दर आप उसके बेस पर अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हो, दैट इज द फंडा रिलेटेड रेट। तो इस तरह से आप मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मेथड के बारे में पढ़ते हो, राइट। एडवांटेजेस देख लेते हैं, तो एडवांटेजेस क्या है, डेफिनेटली एडवांटेज काफी ज्यादा बड़ा है कि आपको यहां पर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर पता लग जाता है कि कितना आपका अमाउंट जो है उसके ऊपर रिस्क इंपोज्ड हो सकता है, एंड आपके पास मैक्सिमम वैल्यू एट रिस्क अंडर द नॉर्मल कंडीशंस फॉर अ गिवन कॉन्फिडेंस लिमिट ओवर देयर, आपके पास कितनी हो सकती है। आप पोर्टफोलियो के एक्सपोजर्स को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा सकते हो क्योंकि आपके पास एंटीसिपेटेड जो लॉस होगा, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आल्सो यू हैव टू कंसीडर दैट एंटीसिपेटेड लॉस ओवर देयर, तो डेफिनेटली आप उसको कंसीडर कर सकते हो। एंड फर्दर आप मल्टी प्रोडक्ट मल्टी मार्केट रिपोर्ट को तैयार कर सकते हो, आप एक्सटर्नल रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है उनको मीटअप कर सकते हो, एंड इट्स अ वाइटल कंपोनेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगर मैं रिस्क मेजरमेंट की तरफ ध्यान देना चाहता हूं। एंड काफी ज्यादा जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो इसका वीएआर का ओपनली इस्तेमाल करते हैं, एंड इवन रेगुलेटर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वीएआर की अगर लिमिटेशन की बात करते हैं, सबसे पहली सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि ये एबनॉर्मल कंडीशंस को कवर नहीं करता, सिर्फ नॉर्मल कंडीशंस को कवर करता है, सो इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर रिस्क मेजरमेंट ओवर देयर। एंड आपको वीएआर के साथ साथ जो बैक टेस्टिंग होती है एंड जो आपके पास सिनेरियो एनालिसिस है, आपको उसको गो थ्रू करना पड़ता है, स्ट्रेस टेस्टिंग करनी पड़ती है, तभी आपके लिए ये बेनिफिशियल रहता है, अदरवाइज वीएआर इज नॉट बेनिफिशियल एट ऑल इंडिविजुअली, राइट। अभी यहां पर बात करते हैं कि कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में क्या इसका इंपैक्ट है। तो वीएआर इज बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टूल ओवर देयर, जिसमें ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में आप अपने रिस्क को स्लाइस एंड डाइस करते हो, यानी कि आप बिल्कुल एंड तक इन डेप्थ जाते हो, आप यहां पर चेक करने की कोशिश करते हो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, इस प्रोडक्ट लाइन में कितना रिस्क यहां पर हो सकता है, एंड फर्दर आप उसको कम करने की कोशिश कर सकते हो। दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू इट, एंड आप यहां पर रिस्क लिमिट को अपनी सेट कर सकते हो यूजिंग द वीएआर ओवर देयर। वीएआर को डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, कर सकते हैं कि आपको ये एक्टिविटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट रहते हैं। एंड एज ए टोल्ड यू कि जो वीएआर है, वैलिड रिस्क है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमआईएस टूल है, लेकिन इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। यू नीड टू कंपेयर द आउटपुट कि आपने एक्चुअल में सोचा क्या था एंड आउटपुट क्या आई है, एंड उसके हिसाब से री एग्जामिनेशन करना पड़ेगा एग्जामिशंस का, अगर आपको चेंजेस करने बनते हैं, ताकि आप उसको रियलिटी के साथ मैच आउट भी कर सके अपने रिजल्ट्स को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ चेक कर लिया एंड फर्दर फाइंड आउट कर लिया कि हाँ दिक्कत आ रही है, तो उसको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड फर्दर इसके थ्रू हम यहाँ पर जो भी मार्केट रिस्क है उनको मेजर करना चाहते हैं, उनको मैनेज करना चाहते हैं अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के अंदर, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर, ताकि हमें ज्यादा बेटर एक आइडिया मिल पाए कि एक्चुअल में हमें इतना ही रिस्क इंपोज हो रहा है, राइट। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू एस्टिमेटिंग वॉलिटिलिटी। अब वॉलिटिलिटी क्या होता है कि दैट्स रिलेटेड टू कि आपके पास चेंजेस कितने आ रहे हैं, अब्रप्शन कितनी आ रही है, उसको चेक करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर अर्थमेटिक मूविंग एवरेज देखना चाहते हैं कि आपके पास हिस्टोरिकल टाइम्स में इतने इवेंट्स के अंदर इतनी इतनी वॉलिटिलिटी मिल रही थी। लेट्स से केस कि मेरे पास ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है एंड उसमें जो वैल्यू डेली बेसिस पर प्लस माइनस 10% के अराउंड मूव कर रही है, सो दैट्स माय वॉलिटिलिटी इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो ओवर देयर, एंड उसको मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ द वीआर ओवर देयर, राइट। एंड फर्दर जो भी डिफरेंट बैंक्स होते हैं वो यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ डेज को डाटा को पिक करते हैं कि पिछले टाइम के साथ आप जब मैच करने वाले हो, तो आप यहाँ पर अल्टीमेटली डिफरेंट चीजों को गो थ्रू करते हो। एंड वॉलिटिलिटी जो होती है वो भी यहाँ पर जो आपके पास अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, यानी कि रिस्क इवेंट्स होते हैं, उनको कैप्चर नहीं करता, सिर्फ नॉर्मल इवेंट्स को ही कैप्चर करता है। एंड ये सभी जो चीज होती है उसकी वॉलिडिटी को एस्टिमेट करने की चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। पहली चीज, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डेज का डाटा यानी कि टाइम होराइजन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, पिछला टाइम होराइजन जिसके भी हिसाब से वॉलिडिटी को चेक करने वाले हो। सेकंड, इट्स रिलेटेड टू, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सिर्फ नॉर्मल कंडीशंस को गो थ्रू कर रहे हो, आप नॉर्मल कंडीशंस को भी गो थ्रू कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। एंड फर्दर वीएआर जो होता है, इसको अगर हम यहां पर यूज करते हैं विद द कॉम्बिनेशंस, यानी कि आप स्ट्रेस टेस्ट के साथ यहां पर यूज करते हो, सिनेरियो एनालिसिस के साथ यूज करते हो, तो डेफिनेटली बैक टेस्टिंग साथ में करो तो काफी ज्यादा आपके पास बेटर आउटपुट देखने को आपको मिल जाती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, उसको गो थ्रू करने वाले, लेट्स हैव अ लुक एट इट। इट सेज बेस्ड अपॉन प्रीवियस 60 डेज ट्रेडिंग डाटा द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, ठीक है। वॉलिटिलिटी पर डे की मेरे पास अवेलेबल है, 252 डेज पर ईयर में हम कंसिडर कर रहे हैं, एंड 3% की वॉलिटिलिटी है। वी नीड टू कैलकुलेट द वीएआर फॉर 10 डेज, हमने 10 दिन की वॉलिटिलिटी यानी कि टाइम होराइजन 10 दिन का दिया गया, जिसके लिए मुझे वॉलिटिलिटी को यहां पर कंसीडर करना है 99% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर, एस्टिमेटिंग द इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ द 80,000 रुपीज ओवर देयर, राइट।
जब भी आपको इस तरह का कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, सबसे पहले यू नीड टू लुक एट द वन डे वॉलिडिटी, यानी कि पर डे वॉलिडिटी को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर वॉलिडिटी पर डे हमें कितनी दी गई है, यहाँ पर दैट इज गिवन टू बी 3%। 3% की वॉलिटिलिटी है, एंड 3% की वॉलिटिलिटी किसके ऊपर है, 80,000 का जो आपका यहाँ पर पोर्टफोलियो उसके ऊपर वॉलिटिलिटी है। तो आपके पास वॉलिटिलिटी पर डे कितनी आ गई, इट इज 2400, राइट। 3% ऑफ 80,000 ओवर दिया, 2400 की हमारे पास पर डे वॉलिडिटी यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर ली है। अब वी नीड टू कैलकुलेट द वॉलिटिलिटी रिलेटेड टू 10 डेज, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू एट रिस्क किसने के लिए कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट फॉर 10 डेज। तो वॉलिडिटी 10 डेज के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, V10 को कैलकुलेट कर लेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डेज जो आपके पास है, एंड फॉर द वॉलिडिटी पर डे, वॉलिडिटी पर डे कितनी आपके पास 2400 है, एंड मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ टाइम होराइजन, यानी कि जो टाइम होराइजन था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट करते हुए। दैट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू वॉलिडिटी, अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हो। दिस इज अ वॉलिडिटी दैट विल बी कैलकुलेटिंग ओवर हियर। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू 10 अंडर रूट एंड मल्टीप्लाइड बाय 2400, दैट इज इक्वल टू 7589। तो हमारे पास जो वॉलिडिटी आ रही है 10 डेज की, दैट इज 7589 ओवर दिया। एंड वॉलिड आपके पास वीईआर का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वीईआर, आप जेड स्कोर को मल्टीप्लाई कर देते थे किसके साथ, वॉलिटिलिटी के साथ। तो आप वॉलिटिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर जेड स्कोर हमें क्या रहेगा, दैट्स रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से जेड स्कोर रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से जेड स्कोर रहता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से रहता है, देखिए ग्राफ के हिसाब से समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर व्हेन द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द कर्व, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो रहती है, इस हाफ की भी 0.5 रहती है, एंड इस हाफ की भी 0.5 प्रोबेबिलिटी हमारे पास रहती है। एंड वी नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली ओवर हियर, हम इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जेड टेबल को गो थ्रू करते हैं। अगर मैं 99% की बात कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर मैं डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करूँ, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.99, एंड फॉर द डिवाइडेड बाय 2 दैट्स इक्वल टू 0.495। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं वैल्यू को गो थ्रू कर लूंगा, एंड वैल्यू को एक बार कैलकुलेट करने के बाद जेड स्कोर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। 99% की वैल्यू को आपको एज सच वैसे ही याद रख लेंगे, इट इज इक्वल टू 2.33। मैं आपको जेड स्कोर भी अभी शो कर देता हूँ, एंड इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7589 के साथ, दैट इज वॉलिडिटी जो है हमारे पास है उसके साथ, राइट। So it is equal to 2.33 multiplied by 7589, that is equal to 17682, 17682। तो जितना सिनेरियो, जितनी वॉलिडिटी हमारे पास गिवन है, उसके हिसाब से अंडर द नॉर्मल कंडीशंस हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू एट रिस्क रहेगी, दैट इज 17,682 ओवर देयर, 99% केसेस के केस में। सिर्फ 1% चांसेस आपके पास ऐसे हैं जहां पर आपका जो वैल्यू एट रिस्क है, यानी कि रिस्क जो है आपका, वो यहाँ पर 17,682 रुपीज से ज्यादा हो सकता है अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, राइट। दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द VAR, वैल्यू एट रिस्क को इस तरह से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द जेड टेबल ओवर देयर, तो आपको एक ज्यादा बेटर आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 99% कॉन्फिडेंस लेवल की हमने बात करनी थी। देखिए अगर तो वैल्यूज आपको यहाँ पर एज इट इज डायरेक्टली दी गई हैं रिलेटेड टू 0.9 वाले, क्योंकि आपको यहाँ पर फॉर्मूला में बताया वहां पर जेड स्कोर के ऊपर ना लिखा होता है कि ये आपके पास 0.5 वाला टेबल है, या 50% कॉन्फिडेंस वाला टेबल है, या फिर 100% वाला टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्राफ को जरूर ध्यान में रखना है, इसके हिसाब से चलता है, क्योंकि जब हम एबीएम के केस में क्वेश्चन करते हैं वहां पर जो ग्राफ था वो 0.5 वाला था, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है, यहाँ पर दोनों को मिलाकर के 1 बन जाते हैं, ठीक है। तो हमें 99% कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए था, तो 99% को हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, तो यानी कि 0.99 को हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो 0.99 वाली वैल्यू को आप यहाँ पर देखेंगे, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 0.99 वाली वैल्यू देखिए, अभी और डाउन चलते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास लगभग यहाँ पर आकर के वैल्यू बन जाती है। तो ये आपके पास बन गया 2.33, 2.0123, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से वैल्यू बन गई 0.9901, यानी कि 99% के लिए जो वैल्यू बनी दैट इज इक्वल टू 2.33 ओवर हियर, राइट। ये चीज क्लियर होगी है। सो दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली बी कैलकुलेटिंग द वैल्यूज। अभी इसके बेस पर एक और क्वेश्चन है, लेट्स हैव अ लुक एट इट, इसको फटाफट से यहाँ पर गो थ्रू कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट ओवर हियर। सो इट सेज बेस्ड अपॉन द 60 डेज ट्रेडिंग डाटा, तो 60 डेज का ट्रेडिंग डाटा अवेलेबल है, एंड वॉलेटिलिटी जो दी गई है पर डे 2%, एज्यूमिंग डेज 252 इन ईयर, कैलकुलेट द वैल्यू एट रिस्क फॉर 15 डेज एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। एंड फर्दर आपको जो वॉलिडिटी है वो यहाँ पर डे की आप एज्यूम कर रहे हो, तो यहाँ पर वॉलिडिटी पर डे कितनी 2% है, यानी कि 2% ऑफ
60,000, तो ये वॉलिडिटी कितनी होगी आपके पास एक दिन की, डेट इज इक्वल टू 1200 होगा क्या, ये पर डे आपकी वॉलिडिटी होगी 1200 की। एंड इफ यू आर टू कैलकुलेट द वॉलिडिटी फॉर 15 डेज, तो उसके केस में क्या होगा, वॉलिडिटी पर डे डेट इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 15, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सो दैट विल बी इक्वल टू 15 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 1200 दैट इज इक्वल टू 4647। ये आपके पास वॉलिडिटी आई है, ध्यान रखेंगे। अब हमने यहाँ पर VAR को कैलकुलेट करना है फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल, तो जेड स्कोर जो भी रहेगा यहाँ पर 95% का वो हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय जो आपके पास वॉलेटिलिटी आएगी, इट इज 4647 जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट करी है। तो 95% यानी कि 0.95 वैल्यू को हमने गो थ्रू करना है। लेट्स हैव अ लुक एट इट, तो यहाँ पर आकर के लगभग वैल्यू बनती है, दैट इज 0.9505 के पास आकर के बनती है। सो इट इज इक्वल टू व्हाट, 0 1 2 3 4 5, यानी कि आपके पास 1.65 वैल्यू बनती है। तो इन वैल्यूज को, ये काफी ज्यादा कॉमन वैल्यूज हैं, काइंडली ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास बनती है 1.65 बनती है, 99% के लिए 2.33 थी, एंड इसके लिए जो वैल्यू है दैट इज 1.65 ओवर दिया, एंड मल्टीप्लाइड बाय कर देंगे 4647 से। सो मल्टीप्लाइड बाय 1.65, ये वैल्यू मेरे पास आ रहा है। टोटल आंसर कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू, मेरे पास टोटल आंसर कितना आ रहा है, देखिए 4647 मल्टीप्लाइड बाय 1.65 दैट इज इक्वल टू 7667। 7667 जो है वो मेरे पास यहाँ पर आंसर कैलकुलेट हो रहा है, एंड दैट इज रिलेटेड टू VAR, दैट इज वैल्यू एट रिस्क, यानी कि 95% केसेस में जो आपका रिस्क है अंडर द नॉर्मल कंडीशंस वो 7667 तक का रहेगा। सिर्फ 5% चांसेस ऐसे हैं जहां पर आपका रिस्क जो है वो आपका 7667 से एक्सीड हो सकता है अंडर द नॉर्मल कंडीशंस ओवर देयर। ओके, अब बैक टेस्टिंग क्या होता है, लाइक बैक टेस्टिंग इज द प्रोसेस। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट्स रिलेटेड टू बैक टेस्टिंग, आपको फटाफट से यहाँ पर गो थ्रू करवाता हूँ क्या होता है क्या बैक टेस्टिंग। लेट्स द केस कि मैंने कुछ यहाँ पर assumptions का सेट लिया, आई जस्ट हैड सम assumptions ओवर देयर, एंड इसके बेस पर मैंने एक सिनेरियो बना लिया, एक मॉडल बना लिया। आई जस्ट क्रिएटेड अ मॉडल बेस्ड अपॉन इट, एंड ठीक है, ये मैंने मॉडल बना लिया, दैट्स अ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, यहाँ पर जो भी मेरे पास चीजें थी, इनपुट्स थी, वो मैंने इनपुट्स डाली, एंड फर्दर इसके बेस पर मेरे पास आउटपुट्स आ गए, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू स्टेप 2 ओवर देयर। ये मेरे पास आउटपुट्स आ गए, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब ये आउटपुट्स मेरे पास आ गई, अब इस आउटपुट्स को मैंने यहाँ पर जो मॉडल के थ्रू रिजल्ट्स आ रहे थे, ये रिजल्ट्स यहाँ पर मॉडल के थ्रू आ रहे थे, यानी कि वन स्टेप के थ्रू, इसके साथ यहाँ पर मैच किया, इसके साथ मैच किया। थर्ड स्टेप पे मैंने यहाँ पर देखी डेविएशंस, मेरे पास क्या डेविएशंस आ रही हैं, यानी कि डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं इन दोनों के बीच में, एंड फर्दर उसके बेस पर मैंने यहाँ पर डेविएशंस के बेस पर क्या किया, री एग्जामिन किया। जो भी मेरे पास यहाँ पर पर्टिकुलर एजम्पशंस थी, मैंने उनको री एग्जामिन किया, एंड फर्दर मैंने देखा कि एक्चुअल में चीज इतनी थी, मेरे पास रिजल्ट्स की बेस पर इतनी आ रही थी, तो कितना डेविएशन है, क्यों आया है, एंड लुक एट द रीजंस। ठीक है, तो री एग्जामिनेशन हो गया, एंड उसके हिसाब से जो भी यहाँ पर चेंजेस थे यहाँ पर एजम्पशंस में, मॉडलिंग में, वो चेंजेस यहाँ पर किए जाएंगे, एंड उनको फिर से रीमैच करूंगा। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू बैक टेस्टिंग, इसी को हम बैक टेस्टिंग भी कहते हैं। इज दैट क्लियर, राइट, ये चीज क्लियर होगी। सो क्वाइट सिंपल ओवर देयर। अभी यहाँ पर इसको देख रहे हैं, यानी कि मॉडल बेस्ड VAR को आप एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हो, आपको एक्यूरेसी को चेक करना होता है, यानी कि आपने एक बार मॉडलिंग कर ली, आप उसके बाद उसको यूज करते जा रहे हो, सिर्फ वो काफी नहीं है, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल सिनेरियोज के हिसाब से वो चीज काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। अगर आपका जो मॉडल है वो पुअरली परफॉर्म कर रहा है, तो आपको यहाँ पर रीजन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब BIS जो है वो यहाँ पर आउटलाइन करता है कि आपको यहाँ पर सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क ऑफ फॉर यूज ऑफ बैक टेस्टिंग उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे अपने रिस्क को ओवरऑल को फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज जितना रिस्क आप फाइंड आउट एक्यूरेटली करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको अप्रोप्रिएट कैपिटल मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी, यानी कि रेगुलेटर का जो यहाँ पर दबदबा रहता है वो कायम रहेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पर अगर आप मॉडलिंग ही गलत कर रहे हो, रिस्क की मैं गलत कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली जो कैपिटल मेंटेन करूंगा वो भी गलत कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, एंड उसके केस में डेफिनेटली मेरे को नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ज्यादा कैपिटल मुझे मेंटेन करनी पड़ रही है, लेकिन इतनी कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली मुझे नुकसान हो रहा है ना, तो मुझे यहाँ पर उस चीज को कैलकुलेट करने देखना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स रिलेटेड टू बैक टेस्टिंग। फिर बात आती है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है, अब देखिए जब भी हमने VAR की बात करी, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट वन थिंग ओनली, कि हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंडीशंस को गो थ्रू कर रहे हैं, वी वर नॉट बेसिकली कंसीडरिंग द एबनॉर्मल कंडीशंस। एबनॉर्मल कंडीशंस को तो हमने गो थ्रू ही नहीं किया, जबकि वो भी तो काफी ज्यादा जरूरी था ना कि हम एबनॉर्मल कंडीशंस को गो थ्रू करते। तो वो यहाँ पर स्ट्रेस टेस्टिंग के थ्रू हो सकता है, यानी कि जब स्ट्रेस कंडीशन आएगी, एबनॉर्मल कंडीशन आएगी, नॉन नॉर्मल मूवमेंट होगी, तो उसके केस में हम किस तरह से डील करेंगे उन चीजों के साथ, आपके पास उस टाइम पर कितना रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है। सो प्रोसेस में क्या रहेगा, विल बी लुकिंग एट दोज
पैरामीटर्स, मार्केट के उन पैरामीटर्स की तरफ ध्यान देंगे जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, एंड फर्दर क्वांटम कितना होगा स्ट्रेस का, टाइम फ्रेम कितने के लिए यहाँ पर आपके पास स्ट्रेस बना रहेगा, आप उस सभी चीजों को कैलकुलेट करते हो यूजिंग द स्ट्रेस टेस्टिंग ओवर दिया। तो मेरे पास टोटल 4 टेक्निक्स है। पहली है सिंपल सेंसिटिविटी, दूसरी है सिनेरियो एनालिसिस, तीसरा है एमएल दैट इज मैक्सिमम लॉस, तीसरा फोर्थ है ईवीटी दैट इज द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। यहाँ पर सारी की सारी जो आपके पास ये टेक्निक्स है इंपॉर्टेंट है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट ओवर दिया। सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट के केस में क्या होता है, आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, P1 P2 P3 P4, आपके पास डिफरेंट ये पैरामीटर्स हैं जो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं। अब आप यहाँ पर बाकी पैरामीटर्स को सिंपल रखते हैं एंड फर्दर इस पैरामीटर को आगे लेके जाते हैं, बहुत आगे लेकर जाते रहते हैं जब तक आपके पास नॉर्मल कंडीशंस ब्रेक डाउन नहीं हो जाती, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। लेट्स से केस कि अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, तो जब तक इंटरेस्ट चेंज जो है वो 4% तक का है तो यहाँ पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे ही 4% से ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर मेरे पास ये स्ट्रेस जो था वो वैल्यू एट रिस्क के लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है, दैट इज एबनॉर्मल कंडीशन आ गई ना अब यहाँ पर। तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये 4% तक की तो नॉर्मल कंडीशन है, एंड उसके बाद जो कंडीशन बन रही है वो क्या है, यहाँ पर एबनॉर्मल कंडीशन में तब्दील हो जा रही है, दैट्स रिलेटेड टू सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट ओवर देयर। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल सिंगल पैरामीटर के ऊपर हम काम करते हैं, राइट। फर्दर दूसरा हमारे पास है सिनेरियो एनालिसिस। अब सिनेरियो एनालिसिस के केस में आप क्या करते हो, डिफरेंट सिनेरियोज को कंसीडर करते हो, यानी कि कंबिनेशन ऑफ द डिफरेंट पैरामीटर्स, यानी कि इस पैरामीटर की वैल्यू इतनी हो गई, इसकी वैल्यू इतनी हो गई, इसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो आप डिफरेंट पैरामीटर्स की यहाँ पर वैल्यूज को देखते हुए डिफरेंट सेट क्रिएट कर लेते हो, एंड ये जो सेट हम क्रिएट करते हैं ये हमारी एजम्पशंस के बेस पर भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी एजम्पशंस के बेस पर भी हो सकते हैं, एंड ये हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर बेस्ड भी हो सकते हैं, दीज कैन बी बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिकल इवेंट्स टू। लेकिन एक चीज मान के चलिए, जब भी हम सिनेरियो एनालिसिस की बात करते हैं, जो भी हम यहाँ पर अपने पास सिनेरियोज ले लें, चाहे हम यहाँ पर एजम्पशन कर रहे हैं चाहे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही सिनेरियोज लेते हैं जो कि पॉसिबल सिनेरियोज हैं। वी जस्ट टुक दो सिनेरियोज जो पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं, इम्पॉसिबल सिनेरियोज को आप गो थ्रू नहीं करते हो। दैट्स रिलेटेड टू, आप उन सिनेरियोज के हिसाब से देखते हो कि कौन से सिनेरियोज में आपके पास जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मल कंडीशन से हटके बन जाती हैं। That's related to the scenario analysis over there। तो hypothetical भी हो सकती हैं एंड फर्दर हिस्टोरिकल यहाँ पर सिनेरियोज भी हो सकते हैं, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस के केस में भी आप डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यूज को कंसीडर करते हो, लेकिन आप यहाँ पर एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशंस को कंसीडर करते हो, यू बेसिकली गो फॉर द एक्सट्रीम कंडीशंस। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्टडी बेसिस के लिए होता है, दिस इज एक्चुअली, ये हो सकता है कि ये चीज कभी हो ही ना। लेट्स से केस कि मैंने एक्सट्रीम कंडीशन ले ली कि जो मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट था वो 67% हो गया। अब ये इतनी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो गई जो कि हो सकता है कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैं उसको कंसीडर कर रहा हूं सो एज टू बेसिकली चेक कि मैक्सिमम लॉस मुझे कितना हो सकता है अंडर द एक्सट्रीम कंडीशंस ओवर देयर। तो यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स जो होते हैं उनकी एक्सट्रीम वैल्यूज को हम कंसीडर करते हैं जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। दिस इज जस्ट फॉर लेटिंग यू नो कि हाँ इतना लॉस भी हो सकता है। इसको एज सच हम यहाँ पर कैपिटल मेंटेनेंस करने के लिए यूज में नहीं लेकर के आते हैं। लेट मी जस्ट टेल यू रिलेटेड, ओके। सो फॉर दैट्स रिलेटेड टू मैक्सिमम लॉस, एंड द फोर्थ वन इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, इट्स ईवीटी दैट इज द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। अब एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी के केस में क्या होता है कि आप यहां पर किसी पैरामीटर को लेकर के या कॉम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर्स को लेकर के जो आपकी लॉस की एक्सट्रीम वैल्यू हो सकती है, लेकिन पॉसिबल सिनेरियोस के केस में आप उसको कंसीडर करते हो एंड उसके हिसाब से आप यहां पर चेक करते हो कि आपको इतना लॉस हो सकता है। अगर हम यहां पर ना रिस्क की बात करें तो हमने एक ग्राफ कवर किया था, पिछले चैप्टर में भी कवर किया था, डेट वाज रिलेटेड टू, आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा था। अब ये था आपके पास एक्सपेक्टेड लॉसेस वाला सिनेरियो, दिस वाज रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड लॉसेस, एंड यहां पर जाकर के हम बात कर रहे थे अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। ये अनएक्सपेक्टेड आपके पास लॉसेस थे, यूएल थे, एंड दिस वाज अ टेल, दिस वाज अ टेल जो यहां पर आप कवर नहीं करते एक्सट्रीम। अब यहां पर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में वी आर कंसर्न्ड अबाउट दीज टेल्स टू, यानी कि जहां पर आपको एक्सट्रीम लॉस भी यहां पर हो सकता है, हम उनको भी कंसीडर करते हैं। एंड एक प्रॉब्लम जो ईवीटी के साथ है, दैट्स रिलेटेड टू कि यहां पर जो रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन रहती है दैट इज एक्चुअली नॉट अडेप्टेबल, वो यहाँ पर अडेप्टिंग नहीं रहती है। एंड यहाँ पर एक एजम्पशन रहती है दैट्स रिलेटेड टू कि आपके जो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं वो यहाँ पर कोरिलेटेबल नहीं है, यानी कि उनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रहता। ये दो एजम्पशंस यहाँ पर इसकी बुनियाद को कुछ ना कुछ हिला देती हैं। लेकिन एक चीज को मान के चलिएगा, पहली एजम्पशंस क्या थी, पहली एजम्पशन थी रिलेटेड टू कि यहाँ पर आप यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते इन केस ऑफ ईवीटी। एंड सेकंड इट्स रिलेटेड टू कि आपके पास यहाँ पर एजम्पशन रहती है कि इन द केस ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स यहाँ पर को रिलेशन नहीं रहता डिफरेंट इवेंट्स का एक दूसरे के साथ, ये एजम्पशन यहाँ पर ली गई है। लेकिन ड्रॉबैक्स के चलते हुए स्टिल यहाँ पर जो ईवीटी है उसको काफी ज्यादा यहाँ पर बेहतर माना जाता है, राइट।
फर्दर एक अच्छा आपको स्ट्रेस टेस्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? आप स्ट्रेस टेस्ट को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको रेलेवेंसी चाहिए, आपको करंट पोजीशन को देखना पड़ेगा एंड यू नीड टू कंसीडर द चेंजेस जो रेलेवेंट मार्केट एरियाज में हो सकते हैं। आपको यहाँ पर मार्केट पैरामीटर्स को गो थ्रू करना पड़ेगा कि मार्केट में शिफ्ट क्या क्या हो सकता है, रिस्क पैरामीटर्स में ब्रेकडाउन कैसे कर सकते हैं, शिफ्ट कैसे हो सकता है। एंड आपको मार्केट की इलिक्विडिटी की चीज को भी कंसिडर करना पड़ेगा। चाहे आपने देख लिया कि इतना लॉस है, लेट्स से द केस कि मेरे पास एक यहाँ पर शेयर था एंड यहाँ पर जो वीएआर था वो यहाँ पर था 10,000 का, ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट करा था 1 लाख रुपए, इसका वीएआर 10,000 रुपए का था, यानी कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ 10,000 तक का नुकसान होगा, डेट वाज द थिंग। अब यहाँ पर एबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर देख लिया तो ये कहता है कि 25,000 तक का आपको मैक्सिमम नुकसान हो सकता है, इससे ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। लेट्स से केस कि हमने ईवीडी को यूज किया स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए एंड ये कहता है कि आपको मैक्सिमम यहाँ पर जो नुकसान हो सकता है अंडर द एबनॉर्मल कंडीशंस भी वो 25,000 का हो सकता है। अब यहाँ पर मान लीजिए एबनॉर्मल कंडीशन हो गई, अब नॉर्मल कंडीशन हो गई, लेकिन हो सकता है कि मैं अपने यहाँ पर पोर्टफोलियो को 75,000 के ऊपर भी स्क्योर ऑफ ना कर पाऊं, उसको 75,000 के ऊपर भी सेल ऑफ ना कर पाऊं। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा, व्हाट इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो? तो इसका मतलब है कि आपको मार्केट की लिक्विडिटी कंडीशंस को भी देखना पड़ेगा एंड फर्दर आपको मार्केट रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड इनका क्रॉस जंक्शन भी रहता है, आपको उस चीज को भी कंसिडर करना पड़ेगा अगर आप एक टेस्ट को काफी ज्यादा बेहतर टेस्ट बनाना चाहते हो। एंड फर्दर हाउ शुड रिस्क मैनेजर बी यूजिंग द स्ट्रेस टेस्ट, वो किस तरह से यूज करेंगे? डेफिनेटली जो रिस्क मैनेजर्स होते हैं वो यहाँ पर ओवरऑल अपने रिस्क को मेजर करना चाहते हैं। पहली चीज होती है आइडेंटिफिकेशन, दूसरी चीज होती है मेजरमेंट, कि हम क्वांटिफाई करना चाहते हैं कि अपना रिस्क कितना है एंड उस इंफॉर्मेशन को हम समराइज करना चाहते हैं कि यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास इतना रिस्क इंपोज हो सकता है एंड उसकी रिपोर्टिंग करनी है टू द सीनियर मैनेजमेंट एंड टू द डिफरेंट यहाँ पर जो भी फील्ड फंक्शनरीज हैं जो कि काम कर रही हैं, ताकि एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बन पाए एंड उसके बेस पर जो भी पॉलिसीज बना रही है वो पॉलिसीज यहाँ पर बन पाए एंड बैंक जो है अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ओवरऑल रिस्क को मैनेज कर पाए। दैट इज द मेन फंडा। तो यहाँ पर स्ट्रेस टेस्ट को स्पेसिफिक वेज है, यहाँ पर आप इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर फंडिंग रिस्क को मैनेज करना है, यू नीड टू प्रोवाइड अ चेक रिलेटेड टू जो भी आप एजम्पशंस ले रहे हो, तो आपको चेक करना है कि क्या एजम्पशंस आप ले रहे हो, किस बेसिस पर ले रहे हो। आपको यहाँ पर ट्रेडर्स की लिमिट को सेट करना पड़ेगा कि इतने रिस्क को आप अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो आपको इस हिसाब से लिमिट्स में रहना पड़ेगा, तभी हमारा रिस्क इतना एपिटाइट में बना रहेगा। एंड फर्दर हमें कैपिटल चार्जेस को डिटरमाइन करना है ट्रेडिंग डेस्क पोजीशन के ऊपर, जो भी हमारा कैपिटल चार्जेस को डिटरमाइन करना है। अब लिमिटेशन क्या रहती है? अब पहली चीज, स्ट्रेस टेस्ट ना तो ट्रांसपेरेंट होते हैं ना ही आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। आप मल्टीपल पैरामीटर्स की चीजों को यहाँ पर एज्यूम कर रहे हो। अब ये यहाँ पर ना बेसिकली किसी मैनेजर के एजम्पशंस के ऊपर बेस करता है। लेट्स से इसकी मैं मैनेजर हूं तो मैं कुछ और एजम्पशंस लूंगा, कोई और मैनेजर है तो कुछ और एजम्पशंस ले लेगा। तो जो जो एजम्पशंस लेंगे उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से आपके पास स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स यहाँ पर चेंज होंगे। तो डेफिनेटली दैट इज एक्चुअली गोइंग टू मैटर ओवर देयर, जिसके हिसाब से आपके पास यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस बन जाएंगे एंड आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी तो अटैच है ही नहीं है रिलेटेड टू, अगर आप कोई एजम्पशन लेते हो तो उसके साथ कोई प्रोबेबिलिटी अटैच नहीं है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है देन यू विल नॉट गेट टू नो कि एक्चुअल में इसके होने की आशंका कितनी रहती है। हम यहाँ पर जब भी पॉसिबल इवेंट की बात करते हैं ना तो पॉसिबिलिटी थोड़ा ना अटैच है कि कितनी पॉसिबिलिटी, बिकॉज अकरेंस इज इम्पॉसिबल कि आप उसको फाइंड आउट कर पाए कि कितनी अकरेंस होगी। बट लुकिंग एट द हिस्टोरिकल इवेंट्स यू कैन से कि हाँ ये चीज पहले भी हुई है, अब भी हो सकती है, ये मार्केट सिनेरियोज बताते हैं कि हाँ ये वैल्यूज इतनी इतनी वेरी कर सकती है, बट देयर इज नो प्रोबेबिलिटी अटैच विद दैट। अब सिस्टम इनकम्पैटिबिलिटीज भी हो सकती हैं जहां पर आप पर्टिकुलरली जो सिस्टम यूज कर रहे हो सकता है कि वो ऑब्सोलीट हो एंड उसमें आपके पास इतना ज्यादा यहाँ पर जो कॉस्ट है आप उसको नहीं उठा पा रहे हो, तो डेफिनेटली वो भी एक रोल प्ले करता है, राइट। अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ओवर देयर। सो जब भी हम रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की बात करते हैं इसका मतलब रहता है कि हमने रिस्क पॉलिसीज को भी इंप्लीमेंट करना है, साथ के साथ जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमने उनको भी अचीव करना है, इनकी बिजनेस पॉलिसीज को भी साथ में हमने इंप्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, रिस्क लिमिट्स लगानी पड़ेगी ताकि हम अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से काम कर पाए एंड हमारे पास RAROC यानी कि जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल है हम उसे यहाँ पर इंक्रीज कर पाए एंड हमें वो यहाँ पर हम इस चीज को एंश्योर भी कर पाए। कंट्रोलिंग का मतलब रहता है कि आपके पास जो भी यहाँ पर वैल्यूज रहती हैं डिफरेंट पोर्टफोलियो के अंदर, आपको अंदर आपके पास कितना डिफरेंस आ रहा है एंड आप उनको कंट्रोल करना चाहते हो, यानी कि आप लिमिट लगाना चाहते हो। उसके लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, पॉलिसी होगी वो यहाँ पर बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड रहेगी एंड उसमें आप यहाँ पर रोल्स डिफाइन करोगे, अथॉरिटी डिफाइन करोगे, क्या लिमिटेशंस रहेंगी वो डिफाइन करोगे, लिमिट स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, अप्रूवल प्रोसेस क्या रहेगा, सिस्टम एंड प्रोसीजर किस तरह से यूज किए जाएंगे यहाँ पर रिस्क को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास रिस्क आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो डेफिनेटली आप रिस्क को कैप्चर नहीं कर पाओगे एंड उसके रिलेटेड जो यहाँ पर एपिटाइट है उसको भी मैनेज नहीं कर पाओगे एंड उसके रिलेटेड जो यहाँ पर आपको ट्रिगर सेट करने वो भी नहीं कर पाओगे। एंड यू नीड टू बेसिकली डू द पोर्टफोलियो साइज देखना पड़ेगा एंड फर्दर मिक्स देखना पड़ेगा कि क्या डिफरेंट सिक्योरिटीज को मिलाकर के आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर बनने वाला है एंड आपको पोर्टफोलियो रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। दैट्स द मेन फंडा। आपके पास प्रॉपर पॉलिसी चाहिए
मार्क टू मार्केट प्राइसिंग से रिलेटेड एंड फर्दर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है, उसके पास रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। आप परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे एंड अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे। दैट इज अ मेन फंडा रिलेटेड टू कंट्रोलिंग। ये कंट्रोलिंग के बारे में आपके पास बात चल रही है, ठीक है, सारी की सारी बात चल रही है। अब इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू लिमिट्स एंड ट्रिगर्स क्या रहते हैं। जब मैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की ऑलरेडी बात कर चुका हूं, उसके बाद बात है लिमिट्स। लिमिट्स होती है जब एक पर्टिकुलर सेट लगा देते हो कि ये लिमिट के बीच में मेरे पास यहां पर ये रिस्क रहना चाहिए, या इस पैरामीटर को इसी लिमिट के बीच में, इस पर्टिकुलर पैरामीटर को हमने इसी लिमिट के बीच में सेट करना है, दैट्स रिलेटेड टू डिफरेंट लिमिट। तो लिमिट जो होती है वो यहां पर बोर्ड अप्रूव्ड होती है। अब आप वैल्यू एट रिस्क को ध्यान में रखते हुए, सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए, जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होती है वो यहां पर लिमिट लगा देती है कि आप इस चीज को इसी चीज के बीच में लेकर चलोगे। आप पर्टिकुलरली कैलिब्रेट करते हो, अगर मैं इस पैरामीटर को अगर इस यहां पर लिमिट के बीच में मेंटेन करके चलता हूं, तो मेरा जो रिस्क है वो यहां पर क्या रहेगा, दैट विल बी कंटेन्ड, वो यहां पर लिमिटेड रहेगा, ठीक है। अदरवाइज कोई लिमिट रहेगी नहीं। तो हम यहां पर उस लिमिट की इफेक्टिवनेस चेक करना चाहते हैं एंड उसका इंपैक्ट देखना चाहते हैं कि क्या इंपैक्ट हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर पड़ता है। एंड फर्दर अगर हम यहां पर जो भी सेंसिटिविटी होती है, वैल्यूएट रिस्क होती है, हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, उसे डेली बेसिस पर चेक करना पड़ेगा कि कोई डेविएशन तो नहीं आ रही है। अब लेट्स से देखिए इसकी मैंने कोई लिमिट लगा दी, अब क्या मैं यहां पर उस लिमिट को लगाने के बाद भी अपनी जो वीएआर था, वैल्यूएट रिस्क था, या जो सेंसिटिविटी थी, क्या उसको मैं कंटेन कर पा रहा हूं, उसको मेंटेन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। अगर तो मैं उसे डेली बेसिस पर कर रहा हूं तो ठीक है, मैं यहां पर डेविएशन चेक कर लूंगा। लेकिन अगर मैं डेली बेसिस पर उसको मेंटेन नहीं कर रहा हूं, तो मुझे यहां पर ऐसे प्रोसेसेस को, प्रोसीजर्स को मेंटेन करना पड़ेगा एंड उनको मॉनिटर करना पड़ेगा, ताकि मैं इस चीज को इंश्योर कर पाऊं कि मेरे पास यहां पर जो भी पर्टिकुलर लिमिट्स है, क्या वो सही सारी की सारी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है। मुझे इस चीज को भी यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपके पास इसके अलावा ट्रिगर्स होनी चाहिए। ट्रिगर्स का मतलब होता है कि स्टॉप लॉस को मेजर करने के लिए, जैसे स्टॉप लॉस आपके पास क्या ट्रिगर है, लेट्स से केस किसी शेयर को आपने एक्वायर किया 100 रुपीज के ऊपर। अब आपने इसमें स्टॉप लॉस लगा दिया है 50 रुपीज का, यानी कि अगर आपके पास शेयर जो है डाउन होता रहता है, होता रहता है, 70 रुपीज पहुंच गया, कोई बात नहीं, आप रिटेन कर लोगे 70, एंड उसके बाद यहाँ पर 51 हो गया, रिटेन कर लोगे। जैसे ही 50 आपका यहाँ पर हुआ, आपने कहा इसको स्क्योर ऑफ कर दो, इसको सेल कर दो, यानी कि अब आपका जो लॉस था, मैक्सिमम लॉस था, वो कंटेन हो गया। वो आपका मैक्सिमम लॉस जो था वो यहाँ पर कंटेन हो गया। दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, दैट्स रिलेटेड टू योर ट्रिगर ओवर देयर। ये आपका ट्रिगर बन गया यहाँ पर, ठीक है, आपका लॉस यहाँ पर कंटेन हो गया कि आपको इससे ज्यादा का लॉस यहां पर नहीं होगा। सो दैट्स एक्चुअली ट्रिगर ओवर देयर। इसी तरह से आप मल्टीपल ट्रिगर्स को सेट कर सकते हो डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से। आप लिमिट्स को सेट यूज कर सकते हो। अब इन दोनों का सेट यूज करते हुए हम अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से अपने रिस्क को यहां पर मेंटेन करते हैं। रिस्क मॉनिटरिंग की बात करें तो आप सभी ट्रांजेक्शंस को यहां पर रिवैल्यू करते हो एंड फर्दर उनको एग्जीक्यूट करते हो एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस ओवर देयर। एंड जो रेट्स होते हैं वो आपको इंडिविजुअली यहां पर वेरीफाई करने पड़ेंगे, इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने पड़ेंगे। जो भी फाइनेंशियल मॉडल्स आप यूज करते हो उसमें जो भी assumptions हम कंसीडर करते हैं एंड इनकम रिकॉग्निशन जिस हिसाब से कंसीडर करते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि क्या सही प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। एंड फर्दर आपको इंडिपेंडेंटली उन सभी चीजों को टेस्ट करना पड़ेगा, उनको सर्टिफाई करना पड़ेगा। इवन जो स्ट्रेस टेस्टिंग भी यूज करते हो, आपको यहां पर उसको भी डिटरमिन करना पड़ेगा कि उसमें किसी चेंजेस की जरूरत नहीं है। जो भी आप मॉडलिंग कर रहे हो, जिस तरह से सिनेरियो एनालिसिस कर रहे हो, उसमें आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अब मॉडल ऑफ एनालिसिस क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। लेट्स हैव अ लुक एट द मॉडल्स ऑफ एनालिसिस ओवर देयर। सबसे पहली चीज आती है लाइन मैनेजमेंट। लाइन मैनेजमेंट जो होती है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप फाइनेंशियल मॉडल्स में सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो क्या वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, या जिस तरह से कैलकुलेशन होनी चाहिए थी क्या उसी तरह से काम चल रहा है। फिर द रिस्क पॉलिसी कमेटी, जो आरएमसी होती है, वो पर्टिकुलरली क्या करती है, वो बोर्ड अप्रूव्ड जो भी यहाँ पर बोर्ड अप्रूव्ड जो भी पॉलिसी होती है उसके हिसाब से रिस्क को कंटेन करने की कोशिश करती है एंड जो भी नई पॉलिसीज बनानी होती है उसके रिलेटेड यहाँ पर हिदायतें देती रहती है बोर्ड को। फर्दर आपको जो भी मॉडल आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, जिनके हिसाब से आप यहाँ पर पर्टिकुलरली वीएआर को कैलकुलेट कर रहे हो या फिर स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हो, आपको उनको डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ेगा। आपको किसी डेजिग्नेटेड पर्सन के थ्रू उनका पर्टिकुलरली वैलिडेशन करवानी पड़ेगी कि जो भी एल्गोरिथम यूज हो रहा है क्या वो बिल्कुल सही है, क्या वो एक्यूरेट है। एंड फर्दर कोई भी पर्सन बिना ऑथराइजेशन के उनमें चेंजेस ना कर पाए, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जो भी एजम्पशंस आप ले रहे हो मॉडल के अंदर, आपको उनका भी रिव्यू करना पड़ेगा। दैट्स रिलेटेड टू मॉडल्स ऑफ एनालिसिस ओवर देयर। फर्दर रिस्क रिपोर्टिंग की बात करती है। अब रिस्क रिपोर्टिंग क्या होता है, मान लीजिए मैंने सेंसिटिविटी एनालिसिस कर लिया, मैंने सिनेरियो एनालिसिस कर लिया, मैंने वीएआर को कैलकुलेट कर लिया, मैंने बैक टेस्टिंग भी कर ली, मैंने यहाँ पर स्ट्रेस टेस्टिंग भी कर ली, सभी की सभी चीजें हमने परफॉर्म कर ली है। अब इसके रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उनको रिपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। आपने लिमिट्स लगा ली, ट्रिगर लगा लिया, आप उनको रिपोर्ट भी तो करोगे कि ये रिपोर्टिंग आपके पास है, इसके बेस पर आप यहाँ पर आगे के डिसीजन मेकिंग करिए। अब ये जो आपकी रिपोर्टिंग होगी दैट मस्ट बी रेगुलर, आपको रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है। आपको पर्टिकुलर
पर्टिकुलरली इन टाइम रिपोर्टिंग करनी है एंड आपकी रिपोर्टिंग एक्यूरेट होनी चाहिए एंड फर्दर आपको अपने जो भी पोर्टफोलियो बनाया है उसकी परफॉर्मेंस को भी बताना पड़ेगा, साथ में जो एक्सेप्शनल इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा आपको, साथ में जो भी आपकी नरेशंस है उनके साथ रिलेटेड, टर्म्स के साथ रिलेटेड वो भी यहाँ पर बतानी पड़ेगी एंड आपके पास कंसाइज इंफॉर्मेशन ही होनी चाहिए। दीज आर द 5 पैरामीटर्स जिनका ध्यान रखना है, रेगुलर एंड इन टाइम, रीजनेबली एक्यूरेट एंड फर्दर आपको यहाँ पर एक्सेप्शनल इवेंट्स के बारे में बताना पड़ेगा, रिस्क कंसंट्रेशन के बारे में बताना पड़ेगा एंड आपको नरेशंस देनी पड़ेंगी एंड फर्दर कंसाइज्ड मैनर में होनी चाहिए। तो ये 5 चीजों के हिसाब से आप यहाँ पर रिस्क रिपोर्टिंग करते हो टॉप मैनेजमेंट के पास। फर्दर रिस्क टर्मिनोलॉजी जो यूज की जाती है, अब यहाँ पर इसको एक सिनेरियो के साथ समझते हैं कि रिस्क टर्मिनोलॉजी किस तरह से यूज की जाती है, राइट। से मिस्टर एक्स टेक्स अ पोजीशन इन स्टॉक ए, तो उन्होंने एक पोजीशन ली स्टॉक ए में, वांट्स टू एक्सप्लेन टू हिज बॉस, अपने बॉस को बताना चाहते हैं इस पोजीशन के बारे में। 3 पॉसिबल वेज है उनके पास। पहली चीज वो ये बता सकते हैं सिंपली कि मैंने यहां पर कंपनी ए के 1000 शेयर्स को परचेज कर लिया एंड एक शेयर का प्राइस जो है वो 600 रुपीज का, इस तरह से बता सकते हैं, सिंपल वे, यानी कि मैंने इस कंपनी के इतने शेयर्स इतने रुपए में परचेज कर लिए, सिंपल एज इट इज। दूसरा बता सकते हैं ही टेल्स हिज बॉस ही हैज टेकन ₹6 लाख पोजीशन, यानी कि 6 लाख की पोजीशन ले ली उन्होंने यहां पर स्टॉक ए में। अब उन्होंने पर्टिकुलरली ये नहीं बताया कि कितने प्राइस के ऊपर किया, सिंपली उन्होंने यूनिट्स में नहीं बताया, सिंपली ये बता दिया कि इतने यहां पर यूनिट्स, इतना अमाउंट मैंने इन्वेस्ट कर दिया कंपनी ए में, ठीक है। ये सेकंड तरीका हो गया। थर्ड तरीका हो गया कि वो अपने बॉस को बताते हैं कि उन्होंने स्टॉक ए में इन्वेस्टमेंट करी है एंड फर्दर वो उन्होंने साथ के साथ ये बताया कि अगर प्राइस आपका चेंज हुआ 1% के साथ, यानी कि अगर सेंसिटिविटी यहां पर 1% की रहती है तो वहां पर 6000 रुपए का इंपैक्ट पड़ेगा, बट क्योंकि जो प्राइस है उसको एक्सपेक्टेड है कि वो उसकी फ्लक्चुएशन, यानी कि जो उसकी वेरिएशन है, जो उसकी यहां पर वॉलेटिलिटी है, वो यहां पर 3% की हो सकती है, नॉट वॉलेटिलिटी, उसकी जो यहां पर पर्टिकुलरली फ्लक्चुएशंस है जो यहां पर 3% की अगर रहती है तो उसके केस में डेली वॉलेटिलिटी आपको यहां पर दी गई है 3% की। ही एस्टिमेट्स कि आपको जो डेली लॉस पोटेंशियल है वो यहां पर 41,874 का रहेगा, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा बेटर कौन सा, डेफिनेटली ये सबसे बड़ा वाला भी सबसे ज्यादा बेटर यहां पर ये ही वाला है, लेकिन रीजन सिर्फ ये नहीं कि बड़ा इसलिए बेटर है, ये इसलिए बेटर है क्योंकि ये प्रॉपर रिस्क के बारे में बता रहा है, ठीक है। यानी कि इसने बताया कि 6 लाख की पोजीशन तो आपने ले ली, 6 लाख की पोजीशन तो ले ली, लेकिन साथ के साथ वॉलेटिलिटी बता दिया, वॉलेटिलिटी 3% की है एंड साथ के साथ वीएआर बता दिया कि ये वैल्यू एट रिस्क जो है वो 41,874 रुपीज की, आपका डेली मैक्सिमम लॉस यहां पर जो हो सकता है अंडर द नॉर्मल कंडीशंस वो यहां पर इतना हो सकता है, राइट। अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू रिस्क मिटिगेशन। देखिए, जब भी हम रिस्क मिटिगेशन की बात करते हैं तो हम बेसिक फंडा की बात करते हैं कि हम रिस्क को कम करना चाहते हैं, रिस्क को टोटल बंद नहीं किया जा सकता, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जब आप रिस्क को खत्म करने की कोशिश करते हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, रिस्क होता क्या है, दैट इज रिलेटेड टू, आपके पास दो चीजें रहती हैं, एक होता है डाउनसाइड पोटेंशियल, यानी कि चीज डाउन जा सकती है, एक होता है अपसाइड पोटेंशियल, यानी कि चीज अप जा सकती है। रिस्क इज रिलेटेड टू डाउनसाइड पोटेंशियल एंड मैं इस डाउनसाइड पोटेंशियल को कम करना चाहता हूं। जब भी मैं इस डाउनसाइड पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करूंगा मुझे अपसाइड पोटेंशियल भी यहां पर कम करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेट्स से केस कि आई वांट कि मेरा कोई रोड एक्सीडेंट ना हो, तो मैं यहां पर रोड पर जाना कम कर देता हूं, तो डेफिनेटली मैं यहां पर एक्सपोजर भी कम ले रहा हूं, तो मुझे यहां पर बेनिफिट भी कम हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डाउनसाइड पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करते हो तो बेनिफिट आपको कम मिलना शुरू हो जाता है, आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। एंड साथ के साथ जो रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज आप इस्तेमाल करते हो उसमें काउंटर पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं, तो उसमें काउंटर पार्टी रिस्क भी हो सकता है। कहने का मतलब है, लेट्स से केस कि मैंने सीडीएस यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप परचेज किया, सिंपल सा आइडिया वैसे आपको दे रहा हूं। अब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप किया आपने कि पर्टिकुलर इस लोन में आपको दिक्कत आ रही थी, इसमें अगर कोई इवेंट होगा तो पर्टिकुलरली आपका वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन लेट्स से केस कि पर्सन बी जिससे आपने सीडीएस परचेज किया, अब ये पर्सन ही डिफॉल्ट कर देता है, यानी कि जब क्रेडिट इवेंट हुआ ये आपको कंपनसेट ही नहीं कर पाए, तो क्रेडिट आपके पास ये काउंटर पार्टी रिस्क भी इंपोज हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रहते हैं, डाउनफॉल्स रहते हैं, ये पर्टिकुलर आपके पास इश्यूज रहते हैं इन केस ऑफ द रिस्क मिटिगेशन ओवर दिया। अब रिस्क मिटिगेशन की डिफरेंट स्ट्रेटजीज को गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू स्ट्रेटजीज यूजिंग द सेंसिटिविटी मेजर्स ओवर दिया, सेंसिटिविटी मेजर्स ओवर दिया। अब सेंसिटिविटी मेजर्स का मतलब क्या रहता है, आपके पास एक पोर्टफोलियो है एंड पोर्टफोलियो में ए की जो सेंसिटिविटी है वो है 4, बी की जो सेंसिटिविटी है वो है 2। अगर मैं पोर्टफोलियो के लेवल पर देखूं इसके वेट एवरेज के हिसाब से, लेट्स से 1 यूनिट है दोनों का, तो उसके केस में यहाँ पर एवरेज यहाँ पर जो मेरे पास सेंसिटिविटी बन जाएगी पोर्टफोलियो की, दैट विल बी 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3 ओवर, यानी कि कम होगी। अब अगर मैं यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो की सेंसिटिविटी 3 से भी कम करना चाहता हूं, उसके केस में मुझे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यहां पर ऐसी सिक्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी जिसकी सेंसिटिविटी 3 से कम हो। लेट्स से केस कि मैंने एक और इंस्ट्रूमेंट इसमें ऐड कर दिया जिसकी जो सेंसिटिविटी थी वो 2 थी, ठीक है। अब उसके केस में अगर कंबाइंड वे में देखता हूं तो मेरे पास यहां पर सेंसिटिविटी क्या बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 4 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय 3 ओवर देयर। तो इसके केस में मेरी जो ओवरऑल सेंसिटिविटी है वो इवन 3 से भी कम हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट।
ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेंसिटिविटी को कम कर सकते हैं। सेम इसी चीज का इस्तेमाल हम यहाँ पर अगर हम ड्यूरेशन पैरामीटर की बात करें, क्योंकि अगर ड्यूरेशन ज्यादा होती है तो भी जो रिस्क एसोसिएटेड होता है वो यहाँ पर ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है, अगर मैं ड्यूरेशन को हिसाब से यहाँ पर वेट एवरेज पोर्टफोलियो को कम करना चाहता हूं तो मैं उन सिक्योरिटीज को यहाँ पर ऐड ऑन करूंगा जिनके जिनके केस में यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर कम होगी, तो ओवरऑल जो यहाँ पर ड्यूरेशन होगी पोर्टफोलियो की वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। राइट, इज इट क्लियर? एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू स्ट्रेटजीज यूजिंग द कोरिलेशन मेजर्स। कोरिलेशन मेजर का मतलब क्या होता है, जैसे कि बॉन्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट आर कोरिलेटेड, बॉन्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट आर कोरिलेटेड, बट कौन सा कोरिलेशन इनमें, दैट इज इनवर्स कोरिलेशन, दीज आर इनवर्सली कोरिलेटेड। यानी कि अगर बॉन्ड प्राइसेस यहां पर, अगर इंटरेस्ट मेरे पास इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एंड फर्दर अगर इंटरेस्ट मेरे पास कम हो रहा है तो बॉन्ड प्राइसेस मेरे पास क्या हो जाएंगे, अप हो जाएंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते हुए मैं अगर लॉन्ग पोजीशन ले लेता हूं किसी एक चीज में, एक सिक्योरिटी में, दूसरी चीज में मैं यहां पर शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूं। तो लेट्स से केस कि मैंने एक लॉन्ग पोजीशन ली एंड लॉन्ग पोजीशन में मेरे पास बेनिफिट देखने को मिला 10 रुपए का, एंड सेम अमाउंट की, सेम नोशनल अमाउंट की मैंने एक पोजीशन शॉर्ट पोजीशन ले ली, यानी कि सेल कर दिया, एंड फर्दर उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट सेम अमाउंट का लगभग कर दिया। उसके केस में अगर मार्केट बढ़ गई यहां पर तो 10 रुपए वैल्यू यहां पर बढ़ गई, लॉन्ग वाले में 10 रुपए की वैल्यू बढ़ गई, एंड उसके ऑपोजिट यहां पर शॉर्ट वाले में, क्योंकि वो ऑपोजिट कोरिलेशन है, इसमें इनवर्स कोरिलेशन है, तो उसके केस में, शॉर्ट वाले के केस में क्या होगी, वैल्यू कम हो जाएगी। लेट्स देखिए इसकी वैल्यू 10 रुपए ही कम नहीं हुई लेकिन वो 9 रुपए के अराउंड कम हो गई, तो अल्टीमेटली मेरा जो रिस्क यहां पर मैं फैक्टर था वो यहां पर कम हो जाएगा। इसी वे में क्या होगा, अगर यहां पर लॉस हो गया, लेट्स से इसकी लॉस हुआ 10 रुपए का हो गया, यहां पर जो प्रॉफिट हो गया 9 रुपए का हो गया, तो यहां पर मेरा लॉस कवर हो गया, यानी कि अल्टीमेट मेरा जो नेट लॉस रहेगा वो कितना हो गया, नेट लॉस यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए का हुआ। ठीक है, तो इस वे में यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं कोरिलेशन मेजर्स का इस्तेमाल करते हुए, जहां पर आपके पास डिफरेंट जो सिक्योरिटीज है वो यहां पर इनवर्सली कोरिलेटेड है, तो आप अपनी पोजीशंस को मेंटेन करते हुए अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। राइट, इज दैट क्लियर? फॉर द स्प्लिटी टू स्ट्रेटेजीज यूजिंग द मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपके पास ऐसे मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है जिसमें आप यहां पर अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हो, जैसे कि ऑप्शंस अवेलेबल है। इन द केस ऑफ ऑप्शन दैट इज पर्टिकुलर रिलेटेड टू, आपको एक राइट मिल जाता है, राइट यानी कि अधिकार मिल जाता है, बट नॉट एन ऑब्लिगेशन कि आप यहां पर बाय एंड सेल कर सकते हो एट अ गिवन प्राइस, स्ट्राइक प्राइस ओवर दिया। आप बाय के रिलेटेड जो यहां पर आपके पास ऑप्शन रहती है दैट इज अ कॉल ऑप्शन, एंड सेल से रिलेटेड जो आपके पास ऑप्शन रहती है दैट इज अ पुट ऑप्शन। ठीक है, ये सिनेरियो आपके पास रहता है, एंड डेफिनेटली आप इसके हिसाब से यहां पर मैनेज करना चाहते हो तो आपके पास यहां पर एक पुट ऑप्शन रहती है, एक आपके पास कॉल ऑप्शन रहती है, तो आप अपने रिस्क को यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। इसी तरह से आपके पास और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि सीडीएस हो गया, या फिर सीएलएन हो गया, या फिर टीआरएस हो गया, या फिर पर्टिकुलरली आपके पास फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो आपके पास डिफरेंट यहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, यहाँ की स्वैप स्वैप इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो आपके पास बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने रिस्क को मेंटेन कर सकते हो, कंटेन कर सकते हो, एंड अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हो। राइट, इज इट क्लियर? अब यहां पर आपके पास एक मेथड गिवन है, इट्स रिलेटेड टू डिफरेंट, जो हमने मेथड्स पढ़े थे कि जिसके थ्रू आप यहां पर वीएआर को कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, उसके बीच में हम यहां पर एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या डिस्क्रिप्शन थी। पहले वैसे हमारे पास क्या था, पैरामीट्रिक अप्रोच थी, पैरामीट्रिक अप्रोच यानी कि आपके पास डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच थी, कोवेरियंस अप्रोच थी, उसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पर आप कोरिलेटेड डाटा का इस्तेमाल करते थे एंड उसके थ्रू आप यहां पर कैलकुलेशंस करते थे। अगर एप्लीकेशंस की बात करें हम यहां पर, तो एक पर्टिकुलरली ट्रेडिशनल एसेट्स के केस में आप एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव्स के केस में जो आपके पास डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होती है वो इतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं रहती है। सेकंड अप्रोच रहती है मोंटे कार्लो सिमुलेशन। मोंटे कार्लो सिमुलेशन के केस में आप डिफरेंट एजम्पशंस कंसीडर करते हो जो हाइपोथेटिकल होती हैं, एंड फॉर द इन सिमुलेशंस के बेस पर हम क्या करते हैं, हम यहां पर रिजल्ट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वैल्यू एट रिस्क को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। बट डेफिनेटली ये हाइपोथेटिकल आपके पास एजम्पशंस रहती है, तो यहां पर जो प्रैक्टिशनर है उसके एजम्पशंस के बेस पर डिपेंड करता है कि क्या क्या चीजें नहीं है, एंड इनका इस्तेमाल लीनियर नॉन लीनियर दोनों केसेस में होता है। सेम वे में हिस्टोरिकल आपके पास सिमुलेशन है, जहां पर आप पर्टिकुलरली जो हिस्ट्री में इवेंट्स हो चुके हैं उसके बेस पर यहां पर जजमेंट करने की कोशिश करते हैं कि वीएआर वैल्यू एट रिस्क कितना आपके पास हो सकता है। सो दैट विल बी ऑल रेडी टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको यहां पर वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप यहां पर रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट से रिस्क लिख करके कमेंट पोस्ट कर दीजिए, एंड वी विल बी ऑफरिंग अ स्पेशल डिस्काउंट टू यू अगर आप यहां पर हमारे ऑनलाइन वीडियो को गो थ्रू करने के बाद इसको सब्जेक्ट को यहां पर पर्टिकुलरली एनरोल करते हैं इसमें। ओके, एंड सीआईबी का पूरा कोर्स अवेलेबल है, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। सीआईबी के पूरे कोर्स में एनरोल करने के लिए सिंपली हैश सीआईबी लिखेगा एंड व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। एंड फिलहाल के लिए हमारा डबल वैलिडिटी धमाका चल रहा है, जिसमें आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी की कोर्स में 24 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी, एंड दैट इज एट द सेम प्राइस। तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए, जस्ट फ्यू डेज बैक रिलेटेड टू द double validity dhamaka over there. So that will be all. Thank you so much and see you again in the next video tomorrow.